ठीक है, श्योर। मुझे जानते हैं, मैं जो है अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे जो है थोड़ा-थोड़ा सीखने के लिए बच्चे आते हैं और वहाँ पे एक सब्जेक्ट है सीएसआई लाइफ साइंस के नाम से और उसी सीएसआईआर के लाइफ साइंस के सिलेबस में एक यूनिट आता है, यूनिट नंबर 13। उस 13 यूनिट में एक टॉपिक आता है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक और टॉपिक आता है दैट इज़ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसको मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कोपी और मेट्री लगभग एक ही जैसे। स्कोपी का मतलब स्टडीज़ है, मेट्री का मतलब है मेजरमेंट है और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलिए या मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलिए, लगभग बात एक ही है। अब सवाल आता है कि मास क्या है? अब मास तो आपको पता ही है। हर किसी एलिमेंट का जो है ग्रेविटेशनल कह सकते हैं फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो है उसका एक मास होता है, जिसको हम बोलते हैं एमजी, ठीक है? वेट जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें एम जो है वो मास होता है। ग्रेविटेशन को हटा दिया जाए तो ग्रेविटेशन को हटाने के बाद जो पार्टिकल का इंडिविजुअल कह सकते हैं कि वेट है, वही उसका मास है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है? तो ये जो कहानी आप देखने की कोशिश करो। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक के तौर पे माना जाता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इसी को जो है थोड़ा-सा देखने की हम कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। राइट। इसका बेसिक एप्लीकेशन यही है कि किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी बायो मॉलिक्यूल हो या आप ऑल्दो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो बायो मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर मुझे किसी भी मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना हो, किसी भी मॉलिक्यूल का जो है वो मास कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जिस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं, वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इट इज़ वन ऑफ द वेरी सेंसिटिव एंड एक्यूरेट टेक्निक। ये बहुत ही ऑल्दो मास कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्रोमैटोग्राफी है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे एक्यूरेट जो माना जाता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सब आपको एक एवरेज या एक कह सकते हैं नियर बाय वैल्यूज़ को बताते हैं, लेकिन जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपको एकदम एग्ज़ैक्ट मास को भी बता सकता है। मतलब पॉइंट्स में भी जो है वो वैल्यूज़ को भी बता सकता है। सो मास स्पेक्ट्रोमेट्री इतना एक्यूरेट जो है वो माना जाता है, इसलिए इसको स्टडी किया जाता है। ऑल्दो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी तो ज़रूर है, लेकिन इसमें जो बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का फिनोमेना या तो एब्जॉर्बेंस, इमिशन ऐसी चीज़ों को हम शो नहीं करते। यहाँ पे जिस फिनोमेना को शो किया जाता है, वो है आयोनाइज़ेशन और आयोनाइज़ेशन के लिए जो हम पूरा प्रोसेस शो करते हैं, वो कैसे देखेंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को शॉर्ट फॉर्म में एमएस के तौर पे कई जगहों पे लिखा जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको कि क्रोमैटोग्राफी के साथ भी मर्ज किया जाता है। जैसे आपने कई लिटरेचर्स में एलसीएमएस, जीसीएमएस ऐसे सुना, लिक्विड क्रोमैटोग्राफी है या गैस क्रोमैटोग्राफी। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को कभी-कभी क्रोमैटोग्राफी के साथ मर्ज किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी से जो भी कंपोनेंट आप आइसोलेट करते हैं, उसका मास कितना है, कैसे उसकी एनालिसिस के लिए आप जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। ऑन द इस मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है मॉलिक्यूल्स को जिस बेसिस पे सेपरेट करता है, वो है उसका मास। यहाँ पे चार्ज भी मेंशन किया गया है, लेकिन ध्यान रहे कि चार्ज जो है वो सिर्फ उसके एक्सेलरेशन यानी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई लिटरेचर में लोग चार्ज को भी कंसीडर करते हैं कि चार्ज भी बहुत एसेंशियल है, लेकिन चार्ज एसेंशियल है नो डाउट, लेकिन चार्ज जिस चीज़ के लिए एसेंशियल है वो है मूवमेंट के लिए। चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन नहीं होता। सेपरेशन जो होता है वो मास के बेसिस पे। चार्ज सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि उस पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया जा सके। जैसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेटर था। उसके बाद एक फोकस करने के लिए आपने वहाँ पे कुछ एनोड लगाए थे और एनोड के साथ कुछ एक्सेलरेटिंग प्लेट्स होते थे। वो क्या करते थे कि पहले इलेक्ट्रॉन को एज़ अ बीम में कन्वर्ट किया जाता है। बीम मतलब रेज़ में और उसको एक्सेलरेट किया जाता है फिर। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक्सेलरेट करना। सिमिलरली कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है मतलब स्पीड देना है, फ्लो देना है। तो उसके लिए जो है उसको चार्ज में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल जो है वो जनरली एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। हम जब तक चार्ज नहीं देंगे तब तक हम जो एनोड, कैथोड का जो प्लेट होता है जिसके थ्रू हम स्पीड प्रोवाइड करते हैं वो नहीं कर पाएँगे। तो हमें स्पीड प्रोवाइड करने के लिए जो हम कंडीशन शो करते हैं उसके लिए जो है चार्ज देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कैसे स्पीड कर सकते हैं। अब इधर शाहरुख खान को रखा आपने, इधर सिमरन को भेजेंगे तो सिमरन जो है शाहरुख की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाएँगे, है ना? वो लास्ट सीन याद करो डीडीएलजे, ऑटोमेटिकली अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली कहानी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक कैटायन है तो वो कैथोड की तरफ भागेगा और एनायन है तो एनोड की तरफ। तो डिपेंड्स आप जब उसको एक अपोजिट चार्जेस के इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो तेज़ी से भागते हुए जाएगा, राइट? तो इसी वजह से चार्ज का मूवमेंट में जो है वो रोल आता है, ठीक है? सो द प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज सिंपल दैट मूविंग अ चार्ज पार्टिकल को हमें जो है यहाँ पे बेसिक तौर पे पता करना है। इसका डिफ्लेक्शन जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं। डिफ्लेक्शन जो है वो कहीं न कहीं मास के बेसिस पे होता है और उसी के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। कहीं न कहीं जो डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द मास एंड द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। उस पार्टिकल पे कैसा मास है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है और वही जो है मॉलिक्यूलर मास को जो है वो डिटरमाइन करेगा। मेजर द मास एंड चार्ज रेशियो या m/z रेशियो जो है यहाँ पे मेजर किया जाता है। बेसिक तौर पे m/z रेशियो जो हम बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो भी आपका सैंपल है, पहली बात तो वो सैंपल किस फेज में होना चाहिए, वो आयंस के फॉर्म में और आयंस के साथ-साथ जो है वो आयंस भी किस फेज में होना चाहिए, गैसियस फेज में। क्योंकि आप जो है सॉलिड फेज में सैंपल को नहीं रोटेट कर मूव करा सकते। ये बहुत ही कह सकते हैं प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट है मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, कि आपका सैंपल जो है, सैंपल शुड बी प्रेजेंट इन आयन फेजेस एंड वो आयन जो है वो गैसियस फेजेस में होगा। तभी जो है वो एक्सेलरेट होगा और वो पूरा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मूव करेगा और सेपरेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ मास। ठीक है? अब कहानी देखो यही है कि हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं और हमारा जो कांसेप्ट यही होता है कि मास बाय चार्ज रेशियो तो ठीक है। लेकिन मोटू पतलू की कहानी भी आप पढ़ ही रखे हैं कि जो मोटू होगा मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा वो उसका जो स्पीड होगा, जो रेट होगा वो स्लो होगा और जो पतलू होगा यानी जो छोटा होगा वो तेज़ी से फास्ट मूवमेंट करेगा। ये तो हम बहुत पढ़ते आ रहे हैं एंड एक्ज़ैक्टली कहानी यहाँ भी वही होगा कि जिसका मास जो है वो ज़्यादा हम शो करेंगे
जिसका मास जो है वो हम ज़्यादा शो करेंगे वो स्लो होगा, और जिसका मास जो है वो हम कम शो करेंगे वो फास्ट होगा। तो जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है, वो मूवमेंट का जो स्पीड है वो कहीं न कहीं मास पे डिपेंड करेगा, और उसी हिसाब से वो डिटेक्टर के पास पहुँचेगा। जो जितना जल्दी पहुँचेगा उसका उतना कम मास कैलकुलेट किया जाएगा, जो जितना देर में पहुँचेगा उसका मास उतना ज़्यादा होगा। यही बेसिक सा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का ओवरव्यू है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को अगर हम देखें तो ये कुछ स्टेप्स में कैल होता है, और याद रहे कि ऑल्दो ये टेक्निक जो है इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रिंसिपल एप्लीकेशन, जैसा कि बार-बार हम बात करते हैं कि हमें जब भी किसी टेक्निक को पढ़ना होता है, तो 3 चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। प्रिंसिपल, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन 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 पढ़ना होता है, और दूसरा जो है वो है एप्लीकेशन। ज़्यादातर सीएसआईआर जो पूछेगा वो है प्रिंसिपल और मोस्टली एप्लीकेशन। सीएसआईआर जो है ज़्यादातर पूछता है एप्लीकेशन मोस्टली, सेकंड प्रायोरिटी होती है उसकी प्रिंसिपल। इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल एग्जाम यानी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं। लेकिन ऑल्दो मैं थोड़ा बहुत जो है आपको इंस्ट्रूमेंटेशन भी बता दूंगा कि हर एक टाइप के जो मास है या जहाँ-जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ-वहाँ पे हम वो चीज़ चर्चा कर लेते हैं, और जहाँ-जहाँ पे नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन पे हम लिटरेचर रिव्यू करने के बजाय जो है वो ज़्यादा सीखे, जिससे क्वेश्चन जो है वो बनने के चांसेस है। तो ये जो पार्ट है वो इंस्ट्रूमेंटेशन का एक ओवरव्यू पार्ट है, लेकिन इसका डेप्थ हिसाब जो है हम इसके सेकंड लेक्चर में मास के देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमारा प्राइमरी फोकस है बेसिक ऑफ द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को अंडरस्टैंड करना, और इसका कैसे हम जो है अपने रिजल्ट इंटरप्रिटेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशंस के लिए उसको समझना, राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे पास एक सैंपल होगा, और सैंपल जब है तो सैंपल को जो है हम किस फेजेस में लेके जाते हैं, आयंस के फॉर्म में, और कहीं ना कहीं आयंस के फॉर्म में लेके जाएंगे तो द फर्स्ट स्टेप शुड बी आयोनाइजेशन। सैंपल जो भी सैंपल जिसकी आपको एनालिसिस करनी है, जिसके मास को आइडेंटिफाई करना है, उस सैंपल को आप आयोनाइज करोगे, उसको आयंस दोगे, चार्ज दोगे, सो दैट कि ये एक्सेलरेट किया जा सके। जब आयोनाइज करोगे तो आयंस को गैस फेजेस में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि विदाउट गैस फेजेस में जो है ये मूवमेंट शो नहीं करेगा। सो आयन शुड बी इन गैसियस फेजेस। नाउ आपने आयंस को गैस फेजेस में जो है वो कन्वर्ट किया, एंड आफ्टर दिस वन इसको आपने एक्सेलरेट किया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक्सेलरेट किया, और एक्सेलरेट करने के बाद ये मूव करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मास, और मूव करके कहां पहुंचेगा, डिटेक्टर के पास, और डिटेक्टर जो है उसको एनालाइज कर लेगा ऑन द बेसिस ऑफ M/Z रेशियो। M/Z रेशियो के बेसिस पे जो है वो एनालाइज कर लेगा। सो दिस इज द बेसिक स्टेप्स ऑफ द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। द फर्स्ट स्टेप इज अ सैंपल एनालिसिस या सैंपल कलेक्शन, या सैंपल आपने प्रिपेयर किया। सेकंड, उस सैंपल को आयोनाइज करोगे। थर्ड, उस सैंपल को गैसियस फेज में किया। फोर्थ जो है उसको कहीं ना कहीं जो है एक्सेलरेट किया। फिफ्थ, उसको जो है डिटेक्टर फेज पे पहुंचाया, और सिक्स जो है उसको एनालाइज कर लिया। अब इस दौरान अगर इसको मैं थोड़ा सा तोड़ूं तो 7 स्टेप पे उस रिजल्ट की एनालिसिस करनी है। यही पूरा का पूरा केस है। ये आयोनाइजेशन और आयंस इन गैस फेजेस जो है ये बेसिक तौर पे दोनों एक ही हिस्से में, मतलब एक ही स्टेप में जो है वो कैरी आउट किया जाता है। तो अगर मैं इसको बोलूं तो कहीं ना कहीं जो है पहला स्टेप अगर समराइज करें तो वो है आयोनाइजेशन। तीसरा स्टेप क्या है, दैट इज एनालिसिस, कि वो मूवमेंट कैसा हो रहा है, एनालिसिस, या दूसरा इसको कभी कभी शॉर्टिंग बोलते हैं। पहला है देखो आयोनाइजेशन, दूसरा है शॉर्टिंग, क्योंकि जितने भी आयंस है उनको ऑन द बेसिस ऑफ मास, मास के बेसिस पे आपको शॉर्ट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ मास आप शॉर्ट करेंगे, एंड शॉर्ट करने के बाद डिटेक्ट भी तो करना है। तो थर्ड बेसिक जो है वो है डिटेक्शन। तो कहीं ना कहीं जो है अगर मैं एक जनरल स्टेप्स के तौर पे बोलूं तो ये 3 बेसिक स्टेप्स है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के। सैंपल को आयोनाइज करो, उनको शॉर्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ मास, मतलब एनालाइज करो, और उसको डिटेक्ट कर लो। दैट्स द बेसिक जो है मैकेनिज्म ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो है बेसिक एक ओवरव्यू के तौर पे समझ सकते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है बेसिक्स अगर थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है तो अच्छी बात। यू हैव अ सैंपल, सैंपल को सबसे पहले आप गैसियस फेज में लेके मतलब आयन क्रिएट करोगे, गैस फेज में करोगे, एंड इसके अलावा फिर उसकी शॉर्टिंग करोगे, दैट इज एनालाइजर, एंड फिर उसका डिटेक्शन करोगे, और फिर ये डेटा जो है वो सिस्टम में जाएगा और आपको कुछ इस तरीके का जो है मास स्पेक्ट्रम जनरेट करके दे देगा। लेकिन मैं जो मास का एनालिसिस कर रहा हूँ, ये बहुत बड़े-बड़े मास है या बहुत छोटे मास है? मतलब बेसिक तौर पे कार्बन, हाइड्रोजन आयोनाइज करके ये सब एटॉमिक मासेस है, एटॉमिक होंगे या मॉलिक्यूलर मास होंगे, ठीक है? बेसिक तौर पे या तो मॉलिक्यूलर मास होगा या तो एटॉमिक मास होगा। अब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास तो केजी में होते नहीं है, ये इतने छोटे होते हैं कि ये एयर के डेविएशन में या कहीं पे अगर बेसिक तौर पे बोला जाए कि अगर फ्रिक्शन लग रहा है या डेविएशन लग रहा है इन द एयर, तो ये मास का जो पाथ है वो गड़बड़ हो सकता है। इसी वजह से ये पूरा प्रोसेस जहाँ पे आप आयन क्रिएट करते हैं और उसके बाद उनको शॉर्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और जहाँ पे उनको डिटेक्शन करते हैं, ये तीनों प्रोसेस जो है वैक्यूम में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और ये डीप वैक्यूम या बड़ी हाई वैक्यूम में जो परफॉर्म किया जाता है। वैक्यूम का मतलब वहाँ पे एयर नहीं है, और रीजन ये है कि ताकि हम कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि इतने छोटे मास है कि पता लगा इनको हमें ऐसे ट्रैवल कराना है, और अगर एयर की वजह से ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो फिर हमारा जो रिजल्ट है वो गड़बड़ आएगा, एंड वी डोंट वांट दैट। सो उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये आयनाइजेशन, एनालाइजेशन एंड डिटेक्शन, जिसको हम सिंपल शब्दों में बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन करना, उसको सॉर्टिंग करना या एनालाइज करना, आयोनाइजेशन के बाद सॉर्टिंग या एनालाइजिंग, उसके बाद डिटेक्शन, ये तीनों प्रोसेस जो है वो वैक्यूम में परफॉर्म होता है। और ये वैक्यूम जो है लगभग 10⁻³ से लेकर 10⁵ टॉर, एक टॉर एक यूनिट होता है वैक्यूम का, जो कि कितना वैक्यूम है उसको बताता है। तो ये हाई वैक्यूम जो है यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है? ये 3 जो बेसिक मैंने स्टेप्स को, इसके बाद बाकी का तो डेटा प्रोसेसिंग एंड ऑल, ये तो लैपटॉप या सिस्टम का काम है, और इनलेट जो है वो बाहर से आप जनरली पुल कर देंगे। सवाल आता है कि अगर हमें किसी सैंपल को आयोनाइज करना है तो हमारे पास वो सोर्सेज कौन-कौन से हैं? तो जैसे एक सोर्सेज के तौर पे इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट और स्प्रे आयोनाइजेशन है। दूसरा माना जाता है लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन।
तीसरा माना जाता है केमिकल आयोनाइजेशन। ये सारे कुछ ऐसे आयोनाइजेशंस के मैकेनिज्म है जो कि हमारे सैंपल को आयोनाइज करने में हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, लेजर डिसॉर्प्शन, केमिकल, ये सब आयोनाइजेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। दूसरे तौर पे जो शॉर्टिंग में कहीं न कहीं बेसिक तौर पे या एनालाइजिंग में हेल्प करते हैं, जैसे क्वाड्रापोल है, आयन ट्रैप है, मैग्नेटिक है, एक है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब एनालाइजर है। ये सारे के सारे ये जो है आयोनाइजेशन टूल है, ये शॉर्टिंग टूल है। मतलब शॉर्ट करने का मतलब है कि बेसिक तौर पे ऑन द बेसिस ऑफ मास, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, उस हिसाब से उनको शॉर्ट करता है। ठीक है? कौन छोटा है वो जल्दी जा रहा है, कौन बड़ा है। अब आप खुद सोचो कि अगर हम रेस लगवा रहे हैं, मान लो कि मेरे पास एक ऐसे मास का ट्यूब है, यहाँ पे कुछ बड़े, कुछ छोटे, अलग-अलग साइज़ के जो है मास के मॉलिक्यूल्स हैं। ये डिटेक्टर प्लेट है, मतलब यहाँ पे सबको पहुँचना है। तो जो सबसे स्मॉलर मास का होगा, उसकी जो स्पीड होगी वो तेज़ होगी, वो सबसे तेज़ अब वो जो सबसे फास्ट होगा, उसका जो इस दौरान जो फ्लाइट का टाइम है, मतलब जो उड़ने का समय होगा, वो कम होगा। कि द मॉलिक्यूल, द एटम जिसका स्पीड जो है वो फास्टर है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको टॉफ बोला जाता है। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, कहीं न कहीं टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो लेस होगा और जो सबसे हैवियर होगा टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ज़्यादा होगा। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो ये जो है लेज़र डिसॉर्प्शन और इस टॉफ को यूज़ करके टेक्नीक को हम डेवलप करते हैं, वो है माल्टी टॉफ। जो एक बहुत ही कॉमन टेक्नीक जो है वो बेसिक तौर पे एज़्यूम किया जाता है। ठीक है? माल्टी टॉफ जिसको हम बोलते हैं। कभी सुना होगा आपने माल्टी टॉफ के बारे में मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, नहीं तो उसमें जो आयोनाइजेशन टूल है वो लेज़र डिसॉर्प्शन होता है और जो एनालाइजिंग टूल है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बेसिक तौर पे। इसके बाद कुछ अब सैंपल को एनालाइज़ करने के बाद फिर हमें उसे डिटेक्ट करना है। तो डिटेक्शन के तौर पे जो है कई सारे डिटेक्शंस मैकेनिज़्म्स हम यूज़ करते हैं। उनमें से जो है मैग्नेटिक डिटेक्शंस भी होते हैं। साथ में कुछ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स होते हैं। कुछ फोटो डायोड्स होते हैं। तो ये सब डिटेक्टर्स को यूज़ करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद डेटा जो है वो सिस्टम यानी लैपटॉप, पीसी जिससे भी आपका पूरा मास कनेक्टेड है, उसको जो है भेज देगा। अब वो डेटा आपको कुछ इस तरीके के डिस्प्ले आउटपुट को शो करेगा। ये कहानी जो है बेसिक ऑफ द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं इसको शो कर रहा हूँ, तो ज़रा देखिए वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कहीं न कहीं जो है सैंपल है, सैंपल को आयोनाइज़ किया जा रहा है। तो सैंपल को जो आयोनाइज़ करने के लिए आपको आयन सोर्सेज़, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट, ये कुछ नाम है जो मैं मेंशन कर फास्ट एटम बम्बार्डमेंट, केमिकल आयोनाइज़ेशन, इलेक्ट्रॉन स्प्रे या समटाइम्स जो है वो लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइज़ेशन भी बोला जाता है। माल्टी जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइज़ेशन। इसके अलावा एनालिसिस के लिए आयन ट्रैप एनालिसिस, क्वाड्रापोल, मैग्नेटिक, टाइम ऑफ फ्लाइट। जो सबसे कॉमन होता है वो लेज़र डिसॉर्प्शन है, इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइज़ेशन ईएसआई है। ये सब आयोनाइज़ेशन के टेक्निक्स होते हैं। एंड एनालाइजिंग में जो सबसे कॉमन है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट जो मोस्टली यूज़ करते हैं और डिटेक्शन में जो है डायोड्स या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स को यूज़ करके उसको हम डेटा को डिस्प्ले कर लेंगे। बेसिक सी कहानी ये। अगर पाथवे को देखा जाए तो ज़रा सा यहाँ पे देखो, मास स्पेक्ट्रोमेट्री इस तरीके का एक बड़ा-सा इंस्ट्रूमेंट होता है। इस इंस्ट्रूमेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इंजेक्ट सैंपल को शो किया जा रहा है। ठीक है? इस पर्टिकुलर केस में एक इंजेक्ट सैंपल को शो किया जा रहा है। यहाँ से आप सैंपल को क्या करते हो? इंजेक्ट करते हो। ठीक है? अब कहीं न कहीं जो सैंपल को आपने इंजेक्ट किया, तो सैंपल जो है यहाँ से आया। यहाँ पे देखिए कुछ हीटर आपने शो किया। हीटर क्या करता है कि सैंपल को वेपोराइज़ करता है और वेपोराइज़ का मतलब है कि सैंपल को गैस फेज़ में ले आता है, क्योंकि गैस फेज़ में ले आना है, तो हीटर जो है वो सैंपल को वेपोराइज़ करता है। साथ में हियर इज़ सम इलेक्ट्रॉन सोर्सेज़, यहाँ पे देखो कुछ इलेक्ट्रॉन सोर्स है या इलेक्ट्रॉन बीम है। अब इलेक्ट्रॉन सोर्सेज़ इसलिए होते हैं अगर हमें इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइज़ेशन करना है तब के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन स्प्रे नहीं करना है या इलेक्ट्रॉन आयोनाइज़ेशन नहीं करना है, तो उसके लिए जो है हमें जो मैकेनिज़्म अगर लेज़र डिसॉर्प्शन करना है, तो लेज़र को यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेंगे। केमिकल का यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। कौन-सा आयोनाइज़ेशन है, यहाँ पे जो आयोनाइज़ेशन का मैकेनिज़्म है वो अलग हो सकता है। ये आयोनाइज़ेशन का जो मैकेनिज़्म है, ये अलग हो सकता है डिफरेंट-डिफरेंट पर्पज़ के लिए या डिफरेंट-डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशंस के लिए। अब आयोनाइज़ सैंपल हमारा गैस फेज़ में चला गया था और आयोनाइज़ भी हो गया। मतलब जो सैंपल पहले न्यूट्रल था, अब मान लो कि वो सैंपल जो है मेरा आयोनाइज़ हो गया, प्लस के फॉर्म में आ गया। अब इस सैंपल को एक्सेलरेट करना है। तो एक्सेलरेट देयर इज़ अ सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपने यहाँ पे रखा हो। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल आपको पता है या तो स्पीड अप होगा या तो स्पिन करेगा। अब ये चार्ज पार्टिकल धीरे-धीरे एक्सेलरेट करेगा। मैग्नेटिक जो यहाँ पे आपने फील्ड जनरेट किया, स्पीड अप होगा। इसके बाद कुछ मैग्नेट आपने रखे। ये मैग्नेट क्या करता है कि उस मैग्नेटिक जो या जो भी आपके चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहे थे, उनके पाथ में डेविएशन के लिए होता है। ठीक है ना? डेविएशन बेसिक तौर पे ये है कि उनको लंबा पाथ जो है वो दे सके, प्रॉपर जो है वो जनरेट कर सके। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पार्टिकल जो है ऐसे जाएँगे, जाएँगे, जाएँगे। जो लाइटेस्ट जो है वो पार्टिकल होगा वो जल्दी पहुँचेगा और जो हेवीएस्ट होगा थोड़ी सी देर पे पहुँचेगा। डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और डेटा को क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। बेसिक सी कहानी जो है वो आप यहाँ पे शो करते हैं। इनमें से सबसे कॉमन प्रिंसिपल जिसको मैं माल्टी टॉफ बोल रहा हूँ, ज़रा-सा उस चीज़ को देखो। माल्टी टॉफ जो है एक बहुत ही कॉमन सी टेक्नीक शो की जाती है। माल्डी-टॉफ मास का, उसी का एक प्रिंसिपल यहाँ पे शो कर रहे हैं। माल्डी-टॉफ का पूरा नाम अगर आप पढ़ लोगे तो उतने से ही बाकी चीज़ें क्लियर है। माल्डी का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइज़ेशन। ये जो है कहानी आपके माल्डी की शो मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइज़ेशन। ठीक है? तो ये जो है केसेस हम शो कर रहे थे। मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइज़ेशन।
बेटा अभी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू किए हुए जो है वो 2 मतलब 22 मिनट हुए और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के 2 लेक्चर्स हैं। इन 2 लेक्चर के बाद जो है डाउट पूछिएगा आराम से, ठीक है? कुछ बचा रह जाएगा तो शिवांगी बेटा, ठीक है? थोड़ा-सा पेशेंस नाम की चीज़ सुनिए, एक पेशेंस नाम की चीज़ होती है इंसानों में और वो जो है सुन लेने के बाद आती है। अभी मैं रिजल्ट इंटरप्रिटेशन और चीज़ें बता नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ। उसमें भी जो दिख रहा है उसके पीछे पड़े हुए हैं, जो मैं बता रहा हूँ उस पे फोकस नहीं है। और ये कहते-कहते 6 महीना बीत चुका है। मैं अनअकैडमी से निकल भी जाऊँगा, दुनिया में कहीं भी रहूँगा, आप बुड्ढे भी हो जाओगे, तो भी जो है ये चीज़ें कम से कम अप्लाई कर लेना, ठीक है? हो सकता है अगले जन्म में फिर मिलो मेरी क्लास में, फिर डाँट सुनोगे कि भाई पहले सुन तो लिया करो पूरी बातें और फिर उसमें अगर इन्फॉर्मेशन वो इंक्लूड नहीं है तो पूछ लेना। अब हर चीज़ आप मूवी शुरू होते ही पहले ही जो है करण जौहर को बोलते हो कि पहले ही जो है ट्रायंगुलर लव स्टोरी को मिला दो, पहले सस्पेंस क्रिएट ही मत करो। बाहुबली को बोलते हो कटप्पा को पहले ही मरवा दो, क्यों सस्पेंस कर रहे हो? पार्ट 2 में क्यों मुझे बता रहे हो? तो हर चीज़ जो है समय पे आने दो, समय पे चीज़ें निकलेगी। ऐसे जो है अच्छी चीज़ें होती हैं। इसको हम अच्छा जो है कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक? मैं यहाँ पे जो है इतने प्यारे बच्चे मैं समझाती मुझे तो मेरे को अब लगता है कि मैं जो है कोई अब ऐसे मुझे अब डिफरेंट वो फ़ील नहीं होता। मैं अपने घर पे जाता हूँ वीकेंड्स में तो मेरा एक छोटा-सा भांजा है तो मैं उसको पढ़ाता हूँ। तो वो भी ऐसी हरकतें करता है। आप भी करते हैं तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं होती। ठीक है? अब मैं धीरे-धीरे सीख चुका हूँ कि जो है सभी एक ही लेवल पे होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है? तो फिलहाल के लिए जब मैं बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे माल्डी की बात करूँ। माल्डी में जो आयोनाइज़ेशन का मैकेनिज़्म है वो MALD बोला जाता है। अब ये कहीं न कहीं जो है मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइज़ेशन को शो कर रहा है। अब मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइज़ेशन ये है आपका माल्डी। टॉफ का मतलब है देखो माल्डी इज़ द आयोनाइज़ेशन मैकेनिज़्म और जो टॉफ है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको बोला जाता है कि दिस इज़ अ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो माल्डी टॉफ में जो एनालाइज़ेशन यानी जो आयोनाइज़ेशन का मैकेनिज़्म शो किया जा रहा है वो है माल्डी और जो एनालाइज़ेशन का है वो है टॉफ। फिलहाल के लिए मैं जो पहला बोल रहा हूँ वो है आयोनाइज़ेशन। अब आयोनाइज़ेशन का पूरा प्रिंसिपल जो है इसके नाम में छुपा हुआ है। MALDI माल्डी दैट इज़ ये देखिए एक मैट्रिक्स को शो किया जा रहा है। मैट्रिक्स जो है किसी भी जेल का बना हो सकता है। मतलब जैसे पॉली पेज यूज़ करते हैं, ग्रोज यूज़ करते हैं या पेपर होता है, उनमें जो है किसी भी जेल को भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। आपने एक मैट्रिक्स जो है वो बना लिया। इसी मैट्रिक्स मैट्रिक्स बेसिक तौर पे एक असिस्ट करेगा आपके सैंपल के लिए। ये जो आप मॉलिक्यूल या प्रोटीन देख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली योर सैंपल, ठीक है? ये जो है सैंपल। तो आपका ये जो सैंपल है वो मैट्रिक्स असिस्टेड है, ठीक है? सैंपल क्या है? वो मैट्रिक्स असिस्टेड है। अब एक बेसिक सा फिजिक्स का फिनोमेना आप शो करते हैं। वो बेसिक फिजिक्स का फिनोमेना जो है वो क्या होता है कि आपको पता है कि एक सरफेस फिनोमेना हम बेसिक तौर पे शो करते हैं। सरफेस फिनोमेना क्या होता है ज़रा देखिएगा कि अगर मेरे पास कुछ कोई एक सरफेस है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस सरफेस से जो है जाके एडज़ॉर्ब हो सकते हैं और कुछ इस सरफेस से जो है वो बाहर जा सकते हैं। मतलब वी कैन सिंपली से दैट कि यहाँ पे एडज़ॉर्प्शन या डिसॉर्प्शन जो है वो शो किया है। ये टर्म जो है वो आपको कई दफ़ा बताया गया कि अगर कोई मॉलिक्यूल सरफेस पे जुड़ता है, तो उसको बोला जाता है एडज़ॉर्प्शन और कोई सरफेस से बाहर होता है तो उसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन, ठीक है? तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो डिसॉर्प्शन है, यानी सरफेस से हटेगा, रिमूव होगा और ये कौन डिसॉर्प्शन कराएगा? वो है लेज़र और इस डिसॉर्प्शन के दौरान जो है वो आपको आयोनाइज़ेशन भी होगा और आयोनाइज़ेशन का मैकेनिज़्म थोड़ा-सा चर्चा करेंगे लेकिन अभी सिर्फ प्रोसेस समझिए इसमें, ठीक है? गिव मी अ सेकंड। सो बेसिक सा क्या कंडीशन है कि देखो, जैसे आप क्या करते हैं कि एक सरफेस शो करते हैं। सरफेस पे कोई चीज़ आके अटैच हो रही है तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन और अगर सरफेस से कोई चीज़ डी अटैच हो रही है तो उसको बोलते हैं डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का मतलब है डी अटैचमेंट, ठीक है? सो बेसिक सी जो कहानी हम यहाँ पे शो करते हैं, डिसॉर्प्शन का मतलब है डी अटैचमेंट। अगर डिसॉर्प्शन को बेसिक शब्दों में बोला जाए, तो डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है? दैट इज़ अ डी अटैचमेंट, डी अटैच्ड होना। सरफेस से, उसी को बोला जाता है डिसॉर्प्शन, राइट? अब समझो कि इस पूरे नाम में उसका पूरा प्रिंसिपल छिपा हुआ है कि मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स में असिस्टेड जो आपका सैंपल है, उसको हमें डी अटैच करना है और डी अटैच करने के लिए जो चाहिए वो है डिसॉर्प्शन मैकेनिज्म और जो लाइट चाहिए वो है लेजर और ये लाइट आपको लेजर के तौर पे नजर आ रही है। नाउ दिस इज अ लेजर बीम और यू नो दैट लेजर इज अ हाई इलेक्ट्रॉन बीम के तौर पे हम शो करते हैं। लेजर जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन बीम के तौर पे जो है वो कंसीडर किया, इट इज हाई इलेक्ट्रॉन बीम। ये लेजर जैसे ही सैंपल पे जाएगा, तो सैंपल को यहाँ से डिसॉर्प्शन भी करवाएगा और आयोनाइजेशन भी करवाएगा। लेजर विल परफॉर्म द टू मैकेनिज्म, डिसॉर्प्शन मतलब सरफेस से रिमूवल पहले तो डी अटैचमेंट एंड द सेकंड वन इज द आयोनाइजेशन जो है वो पॉसिबल। तो इस केसेस में देखो जरा सा यहाँ पे ये लेजर गया
और सैंपल से देखो मैट्रिक्स से किस तरीके से जो है डिसऑर्प्शन को शो किया जा रहा है, लाइक दिस वन। तो लेजर जब जा रहा है तो सैंपल जो है वहां से डिसऑर्प्शन जो शो कर रहा है, और जब डिसऑर्प्शन जो है यहाँ पे शो कर रहा है, तो ड्यूरिंग दिस केसेस इनके ऊपर, क्योंकि लेजर के पास जो है हाई इलेक्ट्रॉन बीम है, तो इलेक्ट्रॉन बीम ये सैंपल से इंटरेक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट भी करता है। एक इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है कि जिस एटम से वो टकराएगा, उस जो है इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस एटम से टकराएगा उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो नॉक ऑफ करेगा, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन जब इनसे टकराएगा तो एटम से इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करेगा। नॉक ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना, नॉक ऑफ, नॉकआउट, जैसे हम गेट आउट वाला कंडीशन आपको पढ़ा चुके हैं। तो रिमूव करेगा, तो आपको पता है कि अगर कोई मटेरियल है उसमें आपको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो एक माइनस निकाल रहे हैं, और एक माइनस निकालेंगे तो ओवरऑल जो मेटल होगा, जो एटम होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि तभी तो ये इस तरीके का बिहेव कर रही है। ये लॉजिक समझ में आता है ना? एटम पढ़े होगा, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की कहानी पढ़ते हैं। आपको पता है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन, दोनों का चार्ज नेगेटिव होता है, तभी कोई एटम पे जो चार्ज जीरो शो करते हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक प्रोटॉन जो है वो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा। ये सब बेसिक जो है केमिस्ट्री की कहानी, कभी अगर पढ़े होगे तो ठीक है। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो मटेरियल्स आप देख रहे हैं, जो नॉक ऑफ डिसऑर्प्शन के साथ साथ जो है इन पे आयोनाइजेशन कैसे हो रहा होगा, ये बात समझ में आ रही है। सो दिस इज आयोनाइजेशन इन द माल्डी। ये क्या देख रहे हैं आप? आयोनाइजेशन देख रहे हैं कि माल्डी में जो है आयोनाइजेशन को कैसे शो कर रहा है। नाउ अब आपके सैंपल जो है दैट विल बी द आयोनाइज्ड वन, ये जो है बायोनाइज्ड मिल। अब इस आयोनाइज्ड सैंपल को शॉर्ट करना है। जो छोटे होंगे वो तेज भागेंगे, और जो बड़े होंगे वो कम धीरे धीरे भागेंगे। तो कहीं ना कहीं अब इनको डिटेक्टर तक पहुंचना है, राइट। सो यहाँ तक जो है वो डिटेक्टर तक इनको पहुंचना है, और अगर ये डिटेक्टर तक पहुंचना है, सो जब ये डिटेक्टर तक पहुंचेगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि ये उड़ते हुए जा रहा है गैसियस फेज में। तो ये जो है अब फ्लाइट करेगा। अब ये जो फ्लाइट करेगा इसी का टाइम जो है बेसिक तौर पे देखा जाएगा कि नाउ दिस फ्लाइट जो है इसका एनालाइजिंग अब करना है। माल्डी में आयोनाइजेशन समझ में आया, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसऑर्प्शन आयोनाइजेशन है क्या? ठीक है, तीनों टर्म अपने पूरा का पूरा मतलब ही इसमें लिखा हुआ है कि आपका सैंपल मैट्रिक्स असिस्टेड है, लेजर से आपने उसको बेसिक तौर पे वो किया, और वहां पे जो है पहले सैंपल डिसऑर्प्शन शो किया, डीअटैच किया और आयोनाइज हुआ। नाउ दिस इज गोइंग टू बी क्लियर है ये चीज। अब ये डिटेक्टर तक पहुंचेगा फ्लाइट करते हुए। चले दूसरा प्रिंसिपल जो है दैट इज सॉर्टिंग। सी दिस इज सॉर्टिंग। अब कहीं ना कहीं जो है अगर मैं इस चीज को देख पा रहा हूं, तो शॉर्टिंग में अगर देखें तो यहाँ से आयोनाइजेशन को शो किया जाए, तो ये जो प्लेट है डिसऑर्प्शन के बाद जो है अब देखो बड़े साइज का, इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है। ये जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉल चार्ज के, मतलब स्मॉल साइज के हैं, इनका मास जो है वो छोटा है। इनमें देखोगे तो ये जो है मीडियम साइज के हैं, और ये जो है वो लार्ज साइज के हैं। जब मैं साइज के बेसिस पे शो कर रहा हूँ, अब कहीं ना कहीं इन सभी पे जो है आपको पता है कि इनका सेपरेशन जो है m/z के रेशियो पे होता है, और m/z में z सभी का कांस्टेंट है, मतलब सभी पे जो चार्जेस मैं शो कर रहा हूँ वो पॉजिटिव शो कर रहा हूँ। एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो चार्जेस है वो सभी पे जो है वो पॉजिटिव, ठीक है। इफ इट इज लाइक कि पॉजिटिव सभी पे, मतलब z कांस्टेंट है, यानी जो मूवमेंट होगा m/z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसा होगा? यस और नो? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि m/z जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? यस और नो? नहीं होगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझो, मास ज्यादा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ज्यादा है या कम है? कम। बड़ी कंफ्यूजन है सर, आप तो एकदम कंफ्यूज कर देते हो। हम थोड़ा बहुत सीख भी रहे होते हैं तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे क्यों घुमाते हो। ये सही है मेरे दोस्त, समझा करो, सीखा करो। आप लोगों को कोई थोड़ा सा बोल इधर उधर कर देते हैं, आप एकदम टेढ़िया जाते हैं कि ये क्या हो गया। बालकों देखो, जिसका मास कम होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा। एज यू नो दैट कि अगर मैं बोलूं कि मास जिसका कम होगा उसका जो है टाइम ऑफ फ्लाइट भी तो लेस होगा ना, और जिसका मास जो है वो ज्यादा होगा उसका जो है टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ज्यादा होगा, राइट। दैट्स द पॉइंट, यही तो बेसिक पॉइंट है। अब इसी चीज को जो है मैं अगर बोलूं तो ये डायरेक्टली रिलेशन ही तो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही तो मैंने बोला था, और यही है भी, ठीक है। अब देखो, आप इसको खुद एनालाइज करोगे तो देखो जैसे मास जनरेट हुआ, जल्दी कौन पहुंच रहा है? जल्दी पहुंच रहा है जो छोटे मास वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे डिटेक्टर को शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या शो कर दिया, ये मेरे पास जो है वो डिटेक्टर है। तो डिटेक्टर पे जल्दी कौन पहुंचेगा? जिसका मास होगा। चला देखो, तो ये छोटा वाला जल्दी पहुंचेगा और जो बड़ा वाला है वो पहुंचेगा। ये क्या था? ये था शॉर्टिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? आयन की शॉर्टिंग हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और देयर चार्ज। चार्ज तो देखो सभी में कांस्टेंट है, लेकिन उनपे जो साइज है, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं मास है, उसके बेसिस पे शॉर्टिंग हो रही है। और यही तो मैंने बोला था कि चार्ज का काम है सिर्फ एक्सेलरेट करवाना, ठीक है। चार्ज का काम है सिर्फ एक्सेलरेट करवाना, और उसमें जो है मास जो है बेसिक तौर पे मेन जो है फैक्टर का काम करता है सेपरेशन के। अब किसी ने बोला व्हाट इज जेड, ऐसे क्वेश्चन सुनने के बाद मेरे मन पे यही होता है कि मैं पैदा क्यों हुआ, क्योंकि जेड में इलेक्ट्रोफोरेसिस में बता चुका हूँ जेड क्यू, ये सब चीजें, और आप लोग पढ़ते नहीं है या क्लासेस कभी रिकॉर्डिंग में भी नहीं देखते, पता नहीं। जेड इज द चार्ज हियर। अभी तो मैंने शो किया कि जेड, ये चार्ज जो है सभी में कांस्टेंट है, जेड जो है वो चार्ज है और एम जो है वो मास है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है गलती। तो ये जो है एम बाई जेड, जेड का मतलब है चार्ज और एम का मतलब है जो है मास। और बार बार मैंने 3 बार यहाँ ये भी बोला मास बाई चार्ज, तो उससे भी तो आप देख सकते थे ना, मास बाई चार्ज में ये मास है तो दूसरा क्या होगा? चार्ज होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस को भी यूज किया करो, वो हमारे पास जो है वो बहुत अच्छी चीज होती है।
कपिल देव ऐसे बोलते हैं। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए जो है चार्ज बाय मास के ऊपर जो है, अरे सर मैं थोड़ी सीख रहा हूँ मिमिक्री, कपिल देव, ये सब चीज़ों की, ठीक है? ये रियल नहीं लगा। इसके लिए जो है देखो, सबसे पहले आपने आयोनाइज़ेशन किया, आपके जजमेंट पे मेरे को मैं अनु मलिक लोगों की जो है वो जजमेंट लेता ही नहीं हूँ, है ना? तो ये आयोनाइज़ेशन किया आपने, आयोनाइज़ेशन करके जो है वो सैंपल जो है वो निकल गया। सैंपल को जो है वो चार्ज के बेसिस, मास के बेसिस पे शॉर्ट किया, टाइम ऑफ फ्लाइट देखो कम हुआ। अब इसके बाद ये जैसे-जैसे डिटेक्शन के पास जा रहा होगा, वैसे-वैसे जो है आपको पीक नज़र आ रहा है, ठीक है? देखो सबसे पहले ये पहुँचा तो ये मास आया स्मॉलेस्ट वाला, ठीक? एंड स्मॉलेस्ट मास, फिर उसके बाद जो है आपका मीडियम वाला है, एंड देन उसके बाद देखो ये जा रहा है, तो कहीं न कहीं फिर ये लार्जेस्ट जा रहा है, तो अब इसका मास है। तो जैसे-जैसे मास आ रहे हैं उसी-उसी हिसाब से उनका पीक आ रहा है। येस और नो? ठीक है, ये लार्ज हो गया, यही है आपका मार्केट ऑफ, इसी को बोलते हैं डिटेक्शन, या यही है आयनाइजेशन, डिटेक्ट, एनालिसिस, डिटेक्शन। दैट इज़ द बेसिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। यही तो है आपका बेसिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और है क्या? माल्डी समझ में आया? क्या है बेसिक्स ऑफ द माल्डी? इसको अगर एक फॉर्म में मैं शो करूँ तो देखो ऐसे नज़र आएगा। हियर इज़ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना? मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखो, ये मैट्रिक्स, यहाँ पे लेज़र आया, सैंपल जो है डिसॉर्प्शन हुआ, आयोनाइज़ हुआ, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड से टाइम ऑफ फ्लाइट ट्यूब में गया, जो छोटा है वो जल्दी डिटेक्टर पे पहुँचा, फिर ये पहुँचा, इस तरीके से जो है ये एक कंप्लीट जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट को आप देख पा रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये है माल्डी। ये एक बेसिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है वो कुछ इस फॉर्म में शो किया जाता है माल्डी। क्लियर जनाब? माल्डी बबल शूटर गेम जैसा है, बिल्कुल बबल शूटर गेम जैसा है। गेम पे भी इतना ध्यान है कि लोग जो है एनालॉजी देख रहे हो, है ना? देख रहा है विनोद? बबल शूटर गेम से एनालॉजी कर रहे हैं लोग। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इतना ज़्यादा ईज़ी भी नहीं बनाना था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को कि आप जो है इसको बबल शूटर समझे। देखो बबल शूटर से शूट किया आपने, डिसॉर्प्शन हुआ, और फिर वो जो यहाँ पे लेज़र का 2 काम है, ठीक है? कौन से 2 काम है लेज़र के? क्या है? देखो मैंने लेज़र के 2 काम बताए थे। पहली बात तो आपका सैंपल जो है वो मैट्रिक्स असिस्टेड है। सैंपल जो है वो मैट्रिक्स असिस्टेड है। उसके बाद लेज़र का यहाँ पे 2 काम है। पहला काम लेज़र का डिसॉर्प्शन करना, और दूसरा काम आयोनाइज़ेशन करना, ठीक है? ये दोनों काम लेज़र करता है, ठीक? अब इसके बाद बाकी का शॉर्टिंग करने के लिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट का ट्यूब है, एक लंबा ट्यूब माना जाता है ताकि हम उनके टाइम ऑफ फ्लाइट के बेसिस पे जो है, ठीक है? तो ये केसेस जो है हम इसको कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपको समझ में आ गया होगा, और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें भी जो है समझ में आ रही हैं। आगे चलें? चलो टेक्निक को भी थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन, रिजल्ट एनालिसिस। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं पहले इंस्ट्रूमेंटेशन को ही डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं माल्टी टॉफ को बता दिया हूँ, तो बाकी को भी यहीं पे बता ही देता हूँ। छोड़ने का कोई मतलब नहीं, कल को फिर मैं अभी रिजल्ट बताऊँगा, फिर बाद में बाकी के टेक्निक को बताऊँगा, तो आप कहोगे, ये तो वही का हालत हो गई कि आप बोल रहे थे दूल्हे को बुलाओ, फिर दुल्हन को बुला रहे हैं, फिर दूल्हे को बुला रहे हैं, ये शादी का रस्म थोड़ी कि पहले इसको बुलाओ, फिर जाओ, फिर बुलाओ, ये सब काम नहीं करने का। एक फ्लो में जो है पहले इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब जो-जो वो है देख लेते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की समझ में आ गई होगी कि कहीं न कहीं एक आयोनाइज़ेशन सोर्स आपको चाहिए, दूसरा जो है एक एनालाइज़र चाहिए, और एक डिटेक्टर चाहिए। एक बेसिक सी कहानी जिसमें मैंने एक एग्जांपल के तौर पे माल्डी टॉफ को देखा, बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। ठीक है? कि और भी मेरे पास आयोनाइज़ेशन सोर्सेज़ हैं, और मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो इधर से आते हैं, आयोनाइज़ेशन सोर्सेज़ से आते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइज़ेशन है, जैसे इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइज़ेशन है, जैसे मैंने अभी माल्डी तो बताया, मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइज़ेशन माल्डी बता दिया है मैंने। इसके अलावा केमिकल है, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट है, लेकिन इसमें जो सबसे कॉमन, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खासकर ईआई और ईएसआई, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ईआई और ईएसआई से आता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो आयोनाइज़ेशन सोर्स है वो यही दोनों है। लेज़र में भी कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन का ही लेना-देना रहता है, क्योंकि जो आयोनाइज़ेशन करता है वो इलेक्ट्रॉन ही करता है। तो ये तीनों, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइज़ेशन, इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइज़ेशन, माल्डी, ये तीनों का जो बेसिक काम है वो कहीं न कहीं जो है वो इलेक्ट्रॉन बेस्ड है। और इलेक्ट्रॉन का बेसिक पर्पज़ या बेसिक फंक्शन क्या हम शो करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम से टकराएगा, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, जिसकी वजह से जो एटम है उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही कहानी है, ठीक है? तो बेसिक मैंने अभी आपको यहाँ पे चर्चा किया कि एक आयोनाइज़ेशन सोर्स, मास एनालाइज़र और डिटेक्टर के केसेस में जो है चीज़ें लेके चलने की कोशिश करता है। सबसे पहला आयोनाइज़ेशन सोर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, और मैंने एक बेसिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को दिखाया ज़रूर है, माल्टी टफ के तौर पे, लेकिन मैं जो आयोनाइज़ेशन सोर्स अब शो करने जा रहा हूँ वो है ईआई, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन आयोनाइज़ेशन, या कभी-कभी इसी को इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइज़ेशन के तौर पे भी लोग बोलते हैं, ठीक है? ईआई जो है बोला जाता है। क्या है ईआई? बहुत ध्यान रखें। बार-बार मैं बोला हूँ कि इलेक्ट्रॉन का काम है टकराना, एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाना, जिससे जिस पार्टिकल से टकरा रहा है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देना। बेसिक इलेक्ट्रॉन का काम यही है। In this one, an electron ionization method, a heated filament is used to emit the electrons. यहाँ पे एक फिलामेंट को हम यूज करते हैं, वो फिलामेंट जो है इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू द आयोनाइजेशन चेंबर, वो एक्सेलरेट हो रहे हैं, एंड दे आर बिकॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं ना कहीं ड्यू टू दैट वन सैंपल आपका गैस फेजेस में वो आयोनाइजेशन चेंबर में पहुंचा। अब आयोनाइजेशन चेंबर में जब पहुंचा तो देयर शुड बी अ कोलिजन बिटवीन द योर सैंपल एंड योर इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिटेड थे, वो इलेक्ट्रॉन और जो सैंपल आपने दिया, इन दोनों में कोलिजन होगा। अब कोलिजन होगा तो देयर विल बी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड थे, दे विल नॉक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनालाइट।
ये क्या करेंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो नॉक ऑफ कर देंगे एनालाइट से, जिससे आपका जो सैंपल है वो एक रेडिकल केटायन के तौर पे चला जाता है, क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ जा रहा है तो एक फ्री रेडिकल बन जाता है, तो वो रेडिकल केटायन के तौर पे जो है हम शो। ठीक है, ये कहानी समझ में आ रही है। एंड जैसे ये देखो, ये मेटल है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे ही इसे टकराएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो लेके बाहर, और ये रेडिकल इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है। बेसिक तौर पे इसको शो करना तो ऐसे शो होगा, एम रेडिकल प्लस आयन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। ये आपको एक केटायन मिल गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, एम रेडिकल केटायन इज रिफर्ड एज द मॉलिक्यूलर आयन, इसी को हम मॉलिक्यूलर आयन के तौर पे शो। मोस्ट ऑफ द जो हम इलेक्ट्रॉन स्प्रे करें या लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन करें या कोई भी आयोनाइजेशन करते हैं, उसमें हमारा जो एनालाइट होता है उसके ऊपर जनरली कौन सा चार्ज अपीयर हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। इसी वजह से जो है, और हम जानबूझ के पॉजिटिव चार्ज उस पे जो है अपीयर करवाते भी हैं, क्योंकि हम कंफ्यूजन चाहते भी नहीं है। जैसे एग्रोज के जेल में था कि सारे डीएनए के पास जब नेगेटिव चार्ज था तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं कि उसको जो है किधर मूव करना है, उसे पता था कि उसको जो है वो किधर मूव करना है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। वैसे ही अगर मैं सारे एटम को अगर पॉजिटिव रखा रहूंगा, तो मैंने सभी जो मॉलिक्यूल्स है वो पॉजिटिव रखने का मतलब है कि आपने m/z में से z को कांस्टेंट कर दिया, तो जो सेपरेशन होगा वो सिर्फ मास के बेसिस पे होगा। चार्ज सभी का यूनिफॉर्म होगा, सभी एक ही तरफ मूव करेंगे डिटेक्टर की तरफ, जो जिसका जैसा मास होगा उस हिसाब से वो वहां पे पहुंचेगा। ठीक है, बेसिक कहानी यही है। तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन में आप इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लेजर के फॉर्म में नहीं है, वो एक हीटेड फिलामेंट से प्रोड्यूस हो रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके एनालाइट से कॉलिजन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करके उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है कहीं ना कहीं जो है मास में बहुत ही लॉस नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मास में कंट्रीब्यूट करता ही नहीं, आपको पता है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ मिनिस्कल लॉस ऑफ मास। मिनिस्कल का मतलब है बहुत ही माइन्यूट या नेग्लिजिबल हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का जो मास हम कंट्रीब्यूट करते हैं, मास क्या होता है? मास इज अ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है मास। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं आपका जो मास है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ या नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग इसके आसपास होती है, और जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन में हम यूज करते हैं, और यही जो है ये 10 to 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करता है मॉलिक्यूल के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास इस अमाउंट के आसपास एनर्जी है, और वो इतनी एनर्जी को जो है मॉलिक्यूल के पे ट्रांसफर करके उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा देता है। दैट्स द इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन जिसको हम बोल रहे थे। और लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो सफिशिएंट भी होता है किसी मॉलिक्यूल को नॉक ऑफ करने के लिए। जरा देखो, तो कहीं ना कहीं ये जो एक स्ट्रक्चर शो किया जा रहा है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन के लिए। इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज योर इलेक्ट्रॉन जनरेटिंग फिलामेंट। ये एक इलेक्ट्रॉन जनरेटिंग फिलामेंट, दिस इज गोइंग टू जनरेट द इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को जो जनरेट करेगा, देयर इज लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होंगे। सम ऑफ द रिपेलर प्लेटेड है, एनोडेड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। ये एक आयोनाइजेशन चेंबर को शो किया गया। अब इसी चेंबर में जैसे ही आपने मॉलिक्यूल्स को भेजा गैसियस फेजेस में, अब गया इलेक्ट्रॉन भी गैसियस फेजेस में, ये सैंपल का इनलेट शो किया जा रहा है। अब यहाँ से जैसे सैंपल को आपने पोर किया, सैंपल और इलेक्ट्रॉन का आपस में होगा कॉलिजन। इलेक्ट्रॉन और सैंपल का आप क्या शो करेंगे? देयर इज अ कॉलिजन। और जब ये कॉलिजन शो करेंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो, अब देखो मेरे पास कोई कंपोनेंट, अब इलेक्ट्रॉन से जब ये कोलाइड करेगा तो इसके पास तो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इससे 10-20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ट्रांसफर कर देगा। तो अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो है एक रेडिकल केटायन बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर। सो बेसिक सी कहानी की वजह से अब देखिए जो मॉलिक्यूलर आयंस है वो आपको फ्रैगमेंट के फॉर्म में जो है ये चीजें आती है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सिर्फ आयंस नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फ्रैगमेंट आयंस मिल रहा है। मतलब ये मैं m को जो शो कर रहा हूँ, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा जनरली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर CH3 CH2 है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बॉन्ड को तोड़ सकता है, बिल्कुल तोड़ सकता है। कि इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हो सकता है कि इसके, क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने में दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसको भेज दे, और ये वाला जो है वो CH3 प्लस हो जाए, और ये CH2 के साथ इलेक्ट्रॉन को कैरी करे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा। ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, तो उस केसेस में CH3 माइनस रहेगा और CH2 प्लस हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं फ्रैगमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो आपको जो आयंस मिलते हैं वो सिर्फ आयन नहीं मिलते, साथ साथ में मॉलिक्यूल का फ्रैगमेंट भी मिलता है। तो यहाँ पे जो है वो फ्रैगमेंट आयन जो है वो। अब सवाल एक दिमाग में आपके पास अराइज होना चाहिए कि आखिर में फ्रैगमेंटेशन होगा कैसे? इज देयर एनी रूल? इज देयर एनी प्रिंसिपल? क्या हम कुछ भी तोड़ सकते हैं? तो माइंड में ये अराइज होगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होना चाहिए। यस, देयर इज वन रूल। यहाँ पे एक रूल जो है वो होता है कि फ्रैगमेंटेशन का एक रूल कंसीडर किया जाता है कि उस तरीके से ही फ्रैगमेंटेशन होगा, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी हो जाए। देयर इज अ फ्रैगमेंटेशन रूल एंड दैट रूल इज कंसीडर्ड एज स्टीवेंसन रूल। इस रूल को जो है हम स्टीवेंसन रूल के तौर पे जो है वो कंसीडर करते हैं। इस रूल को क्या बोला जाता है? स्टीवेंसन रूल्स। मैं स्टीवेंसन रूल्स को चर्चा करूंगा जब मैं रिजल्ट इंटरप्रिटेशन की बात करूंगा तब। फिलहाल के लिए अभी हम इंस्ट्रूमेंटेशन देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपको ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रैगमेंट जो है वो बनेंगे। अब ये बनेंगे कैसे, इसकी चर्चा जो है वो कल के जो मास की क्लास है, क्योंकि इसके 2 लेक्चर्स है, आज जो है और कल भी है। तो कल वाले में जब मैं रिजल्ट को बताऊंगा तो वहां पे जो है फ्रैगमेंटेशन के पैटर्न को समझेंगे और वहीं पे रूल्स को भी समझेंगे कि कैसे फ्रैगमेंटेशन होता है। यानी आप बस इतना यहाँ पे समझ लीजिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे मॉलिक्यूल या हमारे सैंपल से टकराएगा तो वो सिर्फ सैंपल को आयन में ही नहीं कन्वर्ट करेगा, सैंपल को फ्रैगमेंट में भी तोड़ेगा। फ्रैगमेंटेशन आयन करेगा, मतलब फ्रैगमेंट भी करेगा और आयन भी करेगा। अब ये फ्रैगमेंटेशन का क्या रूल है, विल डिस्कस लेटर, राइट? इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल जो है वो क्या कहते हैं कि हीटेड फिलामेंट से जनरेट किया गया इलेक्ट्रॉन जब
आपस में गैसियस स्टेज में मॉलिक्यूल से टकराता है तो उस मॉलिक्यूल से कहता है एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे एनालाइट, एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, और एनालाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो वो इलेक्ट्रॉन जो है फ्रैगमेंट को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी रखता है, तो वो फ्रैगमेंट को तोड़ देगा जहां जहां पे पॉसिबिलिटी होगी और उस एनालाइट फ्रैगमेंट को आयन में कन्वर्ट कर देगा। अब एनालाइट फ्रैगमेंट बाहर आ गया, अब इसको जाना है बेसिक तौर पे एनालाइजेशन के लिए, राइट। ये था इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ केमिकल आयोनाइजेशन। दूसरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल आयोनाइजेशन। लोड तो ज्यादा नहीं पड़ रहा है ना? ठीक है। चलो तो जरा देखने की कोशिश करते हैं, लोड अगर नहीं बढ़ रहा है तो। अपलोड हो रहा है? अच्छा अपलोड हो रहा है, क्या बात है। आज तो आरती भी बोल दे रही है। इतने बच्चे जो है वो खुशनसीब हैं, मतलब अब डरते नहीं, कोई भी सब बोल देते हैं। कितना अच्छा लगता है मुझे, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कुछ लोग अब मेरे से नहीं डरते। पहले इतना भयावह सा माहौल होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे डर रहे हैं, इतना बोल ही नहीं पा रहे। अभी सब बोल देता है, खुल के बोल देता है। ठीक है, ऐसे ही खेल के रहा करो मतलब, लेकिन दिमाग का यूज करते हुए ना। दिमाग का यूज मतलब कॉमन सेंस का यूज करते हुए। कॉमन सेंस जो है वो बरकरार रहना चाहिए, खुल के रहो, एंजॉय करके रहो, खुश रहो, लेकिन ऐसा नहीं कि पता लगा बुद्धि जो है वो बेचा है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, है ना। क्योंकि मैंने ऐसे इंसिडेंट देखे हुए हैं कुछ क्लासेस में, मेरे को मिला था, मैंने आपको कई कई बार शेयर किया हुआ है। ऐसे मत कुछ भी मत बोल देना, क्योंकि दिक्कत का मतलब यह है कि वो आपके आइडेंटिटी को शो करने लगेगा कि आपको ये शायद मतलब कह सकते सेंस नहीं कि कहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है, मैं अभी भी नहीं बोलती, चलो अच्छी बात है। पहले बहुत डांटते थे, मैं डांटता कभी नहीं था। ये आप लोगों का सिर्फ आप लोग सपने में देखे होंगे, मैं कभी डांटता था? सपना देखोगे बेटा, मैं तो इतना मासूम हूँ, इतना मतलब एलिगेंट और इतना ही जो है ग्रेसफुल टीचर हूँ। मैं कभी डांट सकता हूँ आपको लगता है? मैं कभी नहीं डांट सकता हूँ ना। कभी मतलब आप मुझे देखो, मेरे शकल पे मासूमियत झलकती है, मतलब मेरे जैसा इंसान कभी डांट सकता है? कभी डांट नहीं सकता। ठीक है, सीधी सी बात है। तो मैं इसलिए ब्रेक दे दे रहा हूँ क्योंकि टिपिकल से कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो है ये केमिकल आयोनाइजेशन शो कर रहा हूँ। पानी वानी पीना है तो पी लो, ये ब्रेक ही चल रहा है, इसके बाद ब्रेक मिलेगा नहीं। ठीक है, कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि इसके बाद भी मिलेगा, तो नहीं, ये ब्रेक ही चल रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं भी पानी पी लेता हूँ। सर हमारा बैच अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता, इतना अच्छा। देखो कुछ भी हो, ना ही आप गंभीर हैं और ना ही मैं विराट हूँ, है ना। तो हमारे बीच में कोई ऐसी विराट बातें भी नहीं होती और कोई ऐसी गंभीर बातें भी नहीं होती, तो कुछ भी हो हम ऐसे तो नहीं है, कम से कम ठीक है जो भी है ना। नी मेडिसिन। ठीक। हमारी बैचेस कब से स्टार्ट होगी? ये बैचेस खत्म होने की कंडीशन पे, दिसंबर वाली, एग्जाम के बाद। एग्जाम जानते हो, जून में, उसके बाद 10-12 जून से। अभी मैं कोर्सेज दिया नहीं हूँ, बट मैं दे दूंगा अपने कोर्सेज। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ चीजों का, बट ठीक है मैं करके दे दूंगा। एक बार प्लान करना पड़ता है कोर्सेज से। केमिकल आयोनाइजेशन ब्रेक हो गया है, वापस आ जाओ फटाफट सीखते हैं। केमिकल आयोनाइजेशन जैसे इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन आपको समझ में आया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने जो है टकराया, वो कॉलिजन किया अपने एनालाइट या सैंपल से। सैंपल से कहा कि ये एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे ठाकुर, लेकिन वो एनालाइट जो है इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा था, तो उसको फ्रैगमेंट में तोड़ के इलेक्ट्रॉन निकाला और आयोनाइज कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन था। केमिकल आयोनाइजेशन में कहीं ना कहीं जो है किसी केमिकल को आप यूज कर रहे हैं, और क्या है जरा समझिए कि यहाँ पे जो आयंस है दे आर प्रोड्यूस थ्रू द कॉलिजन। यहाँ पे जो है आयंस भी कॉलिजन के थ्रू होंगे, बट दिस कॉलिजन ऑफ द सैंपल मॉलिक्यूल विद द प्राइमरी आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द गैसेस दैट इज कॉल्ड एज रिएजेंट गैसेस इन द आयोनाइजेशन चेंबर। अब यहाँ पे जो है ये एक आयन का कोलिजन दूसरे आयन, एक सैंपल का कोलिजन दूसरे आयन के साथ है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी आयंस। और ये प्राइमरी आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से नहीं, वो एक रिएजेंट गैस से प्रोड्यूस होते हैं। ये रिएजेंट गैस जो है ये प्राइमरी आयन को प्रोड्यूस करते हैं। उन प्राइमरी आयन से हमारा सैंपल टकराएगा और फिर जो है सैंपल आयोनाइज होगा। यहाँ पे भी वही कहानी, रिएजेंट गैस इज आयोनाइज थ्रू द इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन।
अब देखो कहीं न कहीं ये किस पे बेस्ड हो गया, रिएजेंट गैसेस को जो आयोनाइज़ आप करेंगे वो किससे करें? इलेक्ट्रॉन आयोनाइज़ेशन से। तो अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रॉन आयोनाइज़ेशन ही तो है, खाली कान ऐसे पकड़ रहे हो और कुछ बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन आयोनाइज़ेशन में कान ऐसे पकड़ा था, केमिकल में कान ऐसे पकड़ रहे हैं। कहने का ये मतलब ये है कि पहले आप इलेक्ट्रॉन आयोनाइज़ेशन से आयोनाइज़ करेंगे रिएजेंट गैस को, ठीक है? रिएजेंट गैस को। रिएजेंट गैस जो आयोनाइज़ करेगा वो प्राइमरी आयन्स को करेगा, मतलब जो डायरेक्टली इससे कहीं न कहीं आयोनाइज़ होंगे और प्राइमरी आयन्स जो है फिर आपके सैंपल को आयोनाइज़ करेंगे। ये कहानी है। समझ में आ गया? कि यही है केमिकल एनालिसिस। अब रिएजेंट गैस या केमिकल को जो यूज़ कर रहे हैं, वो आप यूज़ करें। अब क्यों ज़रूरत पड़ी सवाल ये आता है, कभी-कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे सैंपल्स होते हैं कि वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन से आयोनाइज़ेशन नहीं शो करते या उनसे कोलिजन नहीं शो करते। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में बहुत बड़ी एंटिटी तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन बहुत ही एक एनर्जी का फॉर्म है, एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन कितनी बड़ी एंटिटी है, तो कोलिजन की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर कोई एक आयन है, कोई पूरा का पूरा एटम है और दूसरा एटम है, तो इनके कोलिजन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आयोनाइज़ेशन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो केमिकल आयोनाइज़ेशन में जो कोलिजन का चांस है, दैट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज़्ड। इसको बढ़ाने के लिए जो है लॉजिक यूज़ किया गया था। सो द रेडिकल केटायंस जो है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के लिए जाने जाते हैं और उसके थ्रू जो है कई सारी चीज़ों को हम स्टडी कर सकते हैं। कई सारे मॉलिक्यूल्स जो है यूज़ करते हैं रिएजेंट गैस के तौर पे, जैसे मीथेन है, आइसोब्यूटेन है, अमोनिया है। ये मोस्ट कॉमन रिएजेंट्स के तौर पे जो है यूज़ किए जाते हैं। इन केमिकल आयोनाइज़ेशंस के दौरान जो है ये एक एक्सेस एनर्जी को कैरी करते हैं और जिससे कोलाइड करेंगे, उसको जो है कहीं न कहीं आयोनाइज़ करेंगे। अब इसमें भी कहीं न कहीं डिग्री ऑफ फ्रेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है। अब डिग्री ऑफ फ्रेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा रिएजेंट गैस यूज़ किया है और किस तरीके से जो है आप करते हैं। जैसे माना जाता है कि जो फ्रेगमेंटेशन कॉज्ड बाय द आइसोब्यूटेन एंड अमोनिया इज लेस देन द मीथेन। रीजन बीइंग दैट कि जो मीथेन का एक आयोनाइज्ड फॉर्म है, जो प्राइमरी आयन है ना, वो खतरनाक है। मतलब CH3+ या CH4+ जो है वो इतना एक्टिव होता है कि वो जिससे टकराएगा जो है वो उसको आयोनाइज करेगा। ठीक है? मतलब इतना ज़्यादा एनर्जी, तू आयोनाइज, तू सबको आयोनाइज करता चला जाएगा। इतना एनर्जी होता है मीथेन वाले के पास। इसीलिए इसकी जो फ्रेगमेंटेशन है वो ज़्यादा है और आयोनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो ज़्यादा। तो जरा देखो यहाँ पे केमिकल आयोनाइजेशन का जो रोल है, यहाँ पे शो किया जाए। बहुत बुद्धि मत लगाना, क्योंकि हो सकता है कि बाम लगाना पड़े घुटने में, बट थोड़ा बहुत लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन के तौर पे जो है देखो ये CH4 है, पहले तो एक रिएजेंट गैस है। आपको इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन को पहले रिएजेंट गैस को आयोनाइज़ करना है, ये आपको पता ही है। तो रिएजेंट गैस को पहले आप आयोनाइज़ करो। रिएजेंट गैस इलेक्ट्रॉन से हुआ तो आपका रिएजेंट गैस देखो आयोनाइज़ हो गया। अब ये रिएजेंट गैस जो आपका आयोनाइज़्ड है, ये कहीं न कहीं जो है अब फ्रेगमेंटेशन में खुद जा सकता है। ये खुद फ्रेगमेंट करेगा। तो हो सकता है कि ये CH4+ CH3+ बने या हो सकता है कि ये CH2+ बने। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो है ये चीज़ें डेवलप कर सकता है आफ्टर द फ्रेगमेंटेशन, टूट सकता है। अब जब टूटेगा तो अब ये जो रेडिकल केटायंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन के बाद जनरेट हुए, दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद द सैंपल्स। ये कहीं न कहीं अब देखो ये रेडिकल केटायंस है, इससे इंटरैक्ट करेगा तो उसको आयोनाइज़ कर रहा है। ये जो है आपके CH3+ थे, वो आयोनाइज़ कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो है ये फिर इंटरैक्ट करेंगे और ये सब जो केमिकल्स आप देख रहे हैं, जो आयोनाइज़्ड फॉर्म आप देख रहे हैं, जैसे ये आपके एनालाइट से जो है अब इंटरैक्ट किया। तो ये एनालाइट जो है अब देखिए आयोनाइज़्ड हो गया। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा था? इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन से आपके रिएजेंट गैस से जो है वो प्राइमरी आयन्स, ठीक है ना? ये जो है कहीं न कहीं प्राइमरी आयन्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं। अब ये जो प्राइमरी आयन्स है, वो अब किस प्राइमरी आयन्स और ये प्राइमरी आयन्स जो है वो आप एनालाइट से इंटरैक्ट करते हैं और एनालाइट को आयन करते हैं। तो इस सीक्वेंस में जो मैंने अभी पिछला बताया था, उसी सीक्वेंस में ये शो किया जा रहा है। आपको एकदम रट्टा नहीं मारना कि कौन-सा फॉर्म कैसे बन रहा है, क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन का जो पैटर्न है ना, जब मैं कल बताऊँगा तो ऑटोमैटिकली क्लियर हो जाएगा। अभी फ्रेगमेंटेशन का जो पार्ट है, उस पे ज़्यादा दिमाग ना दे नहीं देना, बस आप प्रोसेस को समझो कि फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और वो कैसे हो रहा है, बस इसको हम देखेंगे कि कैसे, क्यों CH3+, CH2+ बन रहा है, कौन-सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन-सा कम है, किसके बनने के चांसेस ज़्यादा है, किसके कम है। विल टॉक अबाउट इट टुमारो, राइट? केमिकल आयोनाइजेशन समझ में आया कि आप एक रिएजेंट गैस को शो करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन से आयोनाइज़ करते हैं, वो फिर प्राइमरी आयन्स को क्रिएट करता है, उस प्राइमरी आयन से जो है हमारा एनालाइट जो है टकराता है और वो आयन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसके बाद कुछ आयनिक फॉर्म में जो है फास्ट एटम बम्बार्डमेंट उसको किया जाता है, फैब बोला जाता है इसको, ठीक है? फास्ट एटम बम्बार्डमेंट, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट, बम्बार्ड करेंगे, तेजी से जो है बम्बार्डमेंट को शो करेंगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं फास्ट एटम बम्बार्डमेंट में क्या होता है? Nothing. Fast atom bombardment is the soft ionization technique that causes a little fragmentation of the molecules ion generated. ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि फ्रेगमेंटेशन जो है वो काफी कम करता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन या केमिकल बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन जनरेट करते हैं, फैब जो है वो एक सॉफ्ट टेक्निक है, मतलब सिर्फ आयोनाइज करता है, फ्रेगमेंटेशन को जो है वो कम प्रेफर करता है। इन फास्ट एटम बम्बार्डमेंट हम करते क्या है कि सैंपल इज डिसॉल्व्ड इन अ नॉन वोलेटाइल लिक्विड। सैंपल को जो है आप एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड में डिसॉल्व कर लेते हैं। सैंपल है, सैंपल को आपने नॉन वोलेटाइल लिक्विड में डिसॉल्व कर लिया। उसके बाद ions are extracted by bombarding, ions को extract करते हैं by bombarding the sample with a beam of high energy atoms. हाई एनर्जी एटम्स के साथ बम्बार्ड करते हैं, जैसे मशीन गन होता है धक 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 धक, वैसे इलेक्ट्रॉन्स को जो है या हाई एनर्जी एटम्स को जो है भेजते हैं। यूजुअली जो सबसे कॉमन है वो है आर्गन, समटाइम्स जो है ज़ीनन को भी यूज करते हैं। तो आर्गन और ज़ीनन को यहाँ पे बम्बार्ड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेटल है उसमें से जो है आयन फॉर्म्स निकलता है। फ्रेगमेंटेशंस जो है काफी कम देखने को मिलता है। ये देखो फास्ट एटम बम्बार्डमेंट का बेसिक सा एक आर्किटेक्चर शो किया था। क्या है यहाँ पे? ये है आपके पास आर्गन एटम्स, ये है आपके आर्गन आयंस है, ये फास्ट मूविंग ऑर्गन आयंस है और यहाँ पे जो है फास्ट मूविंग ऑर्गन एटम्स है। अब इस कंडीशन में जो है ये कुछ आपके सैंपल आयंस है। तो ये है आपके पास ऑर्गन, ये है ऑर्गन। अब आर्गन ऑर्गन को भेजा आपने, अब आर्गन जो है वो नॉर्मल ऑर्गन, इस आर्गन को आयोनाइज किया।
अभी आयोनाइज्ड आर्गन जो है तेजी से बम्बार्ड कर रहे हैं, तेजी से भेज रहे हैं इसको, और तेजी से जो है भेज रहे हैं। यहाँ पे देखो ये आर्गन एटम, अभी आर्गन जो है आपके सैंपल से टकरा है, और सैंपल से जब टकराता है तो ये क्या करते हैं कि सैंपल को आयन में कन्वर्ट करते हैं, मोस्टली आयन में कन्वर्ट करता है, फ्रैगमेंट कम करता है। अब ये आयन जो है वो फिर कहीं ना कहीं एनालाइजेशन के लिए चले, तो इसी पर्टिकुलर टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, दैट इज फैब टेक्निक, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट। ठीक है, ये कहानी जो है वो। अब जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि इसको जूम करो, देख लो बेटा, मेरे पास जूम करने का भी ऑप्शन है। सी है, ये है आपके पास जो है आर्गन है, और ये जो है आर्गन यहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था। आर्गन जो है कुछ हीटेड फिलामेंट या कुछ आयोनाइजेशन की वजह से ये आर्गन कुछ आयंस के फॉर्म में भी होते हैं, कुछ नॉर्मल फॉर्म में भी होते हैं। अब इनको जो है एक एक्सेलरेटिंग प्लेट है, ये जो आप देख रहे हैं, दिस आर द एक्सेलरेटिंग प्लेट्स। इस एक्सेलरेटिंग प्लेट जो होते हैं वो आर्गन को जो है मूव कराते हैं तेजी से, फ्लो में। अब ये तेजी से मूव कर रहा है, यहाँ से तेजी से जाएगा। यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन प्लेट्स होते हैं, ये डिफ्लेक्शन नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए ताकि ये जो पॉजिटिवली चार्ज आर्गन से उनको खींच सके, कि सिर्फ अनचार्ज आर्गन जो है वो आपके सैंपल से टकराए, और अनचार्ज आर्गन सैंपल से टकराएगा और सैंपल्स को आयन में जो है कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करेगा। इसके बाद सैंपल्स अपने एनालाइजेशन के लिए जो है चला। ठीक है, दिख गया? अच्छा, तो ये है आपका फास्ट एटम बम्बार्डमेंट, जिसको हम बोल रहे थे। तो फास्ट एटम बम्बार्डमेंट बेसिक तौर पे ये होता है। कॉमनली कुछ यूज जो लिक्विड मैट्रिसेस के तौर पे होते हैं, जो मैंने सैंपल को बोला था, उसमें ग्लिसरॉल है, थायोग्लाइकोल है, या नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल है, ये कुछ आपके फास्ट मूविंग आर्गन एटम्स जो है वो यहाँ पे आपको फिगर में शो किया गया, उसी के थ्रू जनरेट किया जाता है। ठीक है, एंड शार्प बीम के तौर पे जो है हम उसको यूज करते हैं। फास्ट एटम बम्बार्डमेंट जनरली कम यूज करते हैं। क्यों कम यूज करते हैं? क्योंकि फ्रेगमेंटेशन जो है वो ज्यादा नहीं करता, और जितना ज्यादा फ्रेगमेंटेशन होता है उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, इसलिए फैब का यूज जो है वो कम किया जाता है। कर सकते हैं समटाइम्स, अगर जहाँ पे हमें फ्रेगमेंटेशन ज्यादा नहीं चाहिए वहां पे हम फैब को यूज कर सकते हैं, लेकिन मोर फ्रेगमेंटेशन, मोर जो है क्लियर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलता है। मैं मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन आपको बता चुका हूँ कि मैट्रिक्स असिस्टेड में बेसिक तौर पे एक मैट्रिक्स हम शो करते हैं। ठीक है, मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था, ये बस कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सैंपल होता है वो आपको एक असिस्टेड होता है मैट्रिक्स से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बना होता है, और मैट्रिक्स से जो है फिर हम लेजर को यूज करते हैं आयन के फॉर्म में ले जाने। कौन कौन से मैट्रिक्स यूज किए जा सकते हैं वो यहाँ पे लिस्टेड आउट है एज एन एग्जांपल के तौर पे। ध्यान दोगे तो जैसे आपके पास है CHCA या HCCA, आप पूरा नाम याद रखोगे तो ये तो वही हाल हो जाएगा जो कि धमाल मूवी में बेचारे का हुआ था, और इतना लंबा नाम, अल्फा साइनो 4 हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड। ठीक है, अल्फा साइनो 4 हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड है, तो साइनो हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड, या बोला जाता है कि हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड के तौर पे जो है हाइड्रोक्सी साइनो सिनेमिक एसिड। तो बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये सिनेमिक एसिड जो है, अगर ध्यान रहे दिमाग में तो काम बने, ये प्रोटीन्स के लिए, पेप्टाइड के लिए, लिपिड के लिए सबसे कॉमनली यूज है। इसके अलावा है डाई हाइड्रोबेंजोइक एसिड, DHB, ये प्रोटीन, पेप्टाइड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ओलिगोसैकेराइड्स, इनके लिए भी। इसके अलावा जो है सिनापिनिक एसिड है, तो सिनापिनिक एसिड जो है वो प्रोटीन, पेप्टाइड्स और लिपिड्स के लिए। एंड इसके अलावा जो है हाइड्रोक्सी पिकोलिनिक एसिड है, या ट्राई हाइड्रोक्सी जो है एसिटोफिनोन है, फैट बोलते हैं, तो ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के लिए। तो अगर प्रोटीन्स के लिए देखा जाए तो ज्यादातर या तो बेंजोइक एसिड है या सिनामिक एसिड है। मोस्टली अगर देखें तो मोस्ट कॉमन जो है वो फॉर्म कौन कौन से है। ठीक है, तो व्हेन यू ट्राई टू सी दैट सिनामिक एसिड एज वेल एज डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, कम से कम इतना बेंजोइक एसिड और सिनामिक एसिड को तो दिमाग में रखना है। ये मोस्ट कॉमनली प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स के लिए यूज होता है। ऑल्दो हम लिपिड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स सबके लिए भी यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों को अगर यूज करेंगे तो आपका पूरा जो बाकी का काम है वो हो जाएगा। ये मैट्रिक्स दिखाया था मैंने कि मैट्रिक्स किस चीज से बना होता है ना, उसको जो है यहाँ पे हम यूज करें किस चीज से मैट्रिक्स बना। अब मैट्रिक्स से असिस्ट करते हैं आप कहीं ना कहीं अपने सैंपल को। चलो देख, तो द सैंपल ऑफ द माल्डी इज यूजुअली प्रिपेयर्ड इन द वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। मैट्रिक्स मिक्सिंग द एनालाइट सॉल्यूशन विद द मैट्रिक्स सॉल्यूशन, मिक्स करो, फिर उसके बाद डिपोजिशन ऑफ द मिक्सचर ऑन द मेटालिक प्लेट, उसको मेटालिक प्लेट पे जो डिपॉजिट करो, एंड कंप्लीट द ड्राइंग ऑफ द सैंपल, फिर सैंपल को ड्राई करो, और ड्राई करने के बाद एक मेथड ये है। दूसरे मेथड के तौर पे जो है डिपोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स ऑन द मेटालिक प्लेट, उसके बाद उस मैट्रिक्स को ड्राई करो, एंड फिर जो है एडिशन करो एनालाइट का, और एनालाइट करने के बाद फिर ड्राई करो एनालाइट। कहने का मतलब दो अप्रोचेस में क्या समझ में आ रहा है कि पहले अप्रोच में आप एनालाइट और मैट्रिक्स को मिक्स कर दो और फिर उसको मेटालिक प्लेट पे डिपॉजिट करके ट्राई करो, या दूसरे अप्रोच के अकॉर्डिंग पहले आपने मैट्रिक्स को यूज किया, उसको ट्राई किया, फिर आपने एनालाइट को ऐड किया, फिर उसको ट्राई किया। तो आप जो है कंबाइनली या साइमल्टेनियस जो है वो ऐड ऑन कर सकते हो मेटल प्लेट पे, या तो जो है आप मैट्रिक्स और सैंपल को जो है वो 1 by 1 कर सकते हैं। तो दोनों अप्रोच में एक अप्रोच है 1 by 1 अप्रोच। ठीक है, 1 by 1 का मतलब है पहले आप मैट्रिक्स को कर रहे हैं और यहाँ पे एक साइमल्टेनियस अप्रोच। दोनों अप्रोच से जो है आप बेसिक तौर पे एक मेटल प्लेट पे मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स से आपका सैंपल जो है वो अटैच। ठीक है, तो ये कहानी जो है कुछ ऐसी नजर आती है। ये देखिए, ये है आपका मेटल प्लेट जिसके ऊपर हम चर्चा करें। इस मेटल प्लेट से रिलेटेड ये क्या है, ये है आपका दैट इज योर मैट्रिक्स, सिनेमिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सोर्स। इस मैट्रिक्स से ये है आपका एनालाइट, कोई भी प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड है या लिपिड है, इसको शो कर सकते हैं। जैसे आपने लेजर इरेडिएशन दिया, कहीं ना कहीं लेजर जब इरेडिएट कर रहे हैं तो लेजर के पास जो है बहुत ही हाई एनर्जी है, और साथ में जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन भी। तो पहला जो है वो देयर इज अ डिसॉर्प्शन जो है फिनोमेना को हम यहाँ पे शो करते हैं। दिस इज डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब ये है कि ये जो एनालाइट है वो डिसॉर्ब हो जा रहा है, वहां से अलग हो जा रहा है। अब जब भी डिसॉर्प्शन होगा तो उसमें मैट्रिक्स के कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच्ड है अभी भी,
वो कंप्लीटली सिर्फ एनालाइट तो हो नहीं रहा। अब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे इसका डिसॉल्वेशन होगा। डिसॉल्वेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स जो है वो हट जाएगा और फिर जो है वो आपका एनालाइट जो है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इससे इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ किया होता है। तो इस वजह से जो है आपको मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन में कुछ केसेस देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी कुछ देर पहले। यही आपका प्रिंसिपल भी मैंने शो किया था। ठीक है, याद करो, कुछ ये डायग्राम्स आपको बताया भी था कि कहीं ना कहीं जो है मैट्रिक्स असिस्टेड आपका सैंपल है, लेजर के थ्रू जो है वो डिसॉर्प्शन हुआ, डिसॉर्प्शन के बाद जो है वो शॉर्टिंग होगी और शॉर्टिंग के बाद जो है वो रिडक्शन को मैंने शो किया था। यही जो है माल्डी की पूरी कहानी थी। तो बेसिक सी कहानी जो है वो माल्डी का ऐसे समझ में आता है, लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसमें जो है लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन में एक फिजिक्स का बेसिक सा लॉजिक मैंने लगाया हुआ है। मैं बोलता था यहाँ पे कि आपको जो है टाइम ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास बाई चार्ज रेशियो, ऐसे मैंने बोला था। लेकिन क्या ये सच में है या सिर्फ हम बोल देते हैं? कैसे? मैं तो देखो लॉजिकली हम तो प्रूव कर देते हैं कि चलो जो छोटा है वो जल्दी मूव करेगा, जो बड़ा है वो धीरे धीरे। लॉजिक तो कॉमन सेंस तो काम करे, लेकिन आप प्रूव कैसे करोगे? क्योंकि सिर्फ लॉजिक से दुनिया तो चलती नहीं। दे वांट प्रूफ, दे वांट रिटन एक्सप्लेनेशंस। अब उसके लिए जो है आप थोड़ा सा फिजिक्स का यूज कर सकते हो यहाँ पे। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने जो भी चार्ज पार्टिकल को शो कर रहा हूँ, बड़े साइज का कुछ होगा, कुछ छोटे साइज का होगा, मतलब जो भी मैंने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को शो किया है, अब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब चर्चा किया जाएगा तो दीज चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ से जो एक्सेलरेटिंग प्लेट है, एक्सेलरेटिंग प्लेट से डिटेक्टर प्लेट पे पहुंचने तक के लिए मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो है एल। जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो क्या होगा? एल। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगेगा वही होगा टाइम, और उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं कि द टाइम विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम फ्लाइट, कह सकते हैं कि फ्लाइट के लिए जो जरूरी है फ्रॉम द एक्सेलरेटिंग प्लेट टू द डिटेक्टर प्लेट, वही क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब कहीं ना कहीं इस पार्टिकल का जो स्पीड है वो भी तो मैटर करेगा। वी नो दैट समय, या कह सकते हैं कि समय एक बोला जाता है दूरी बटे चाल, या चाल इज इक्वल टू समय अपॉन ये दूरी बटे समय, ये आपने पढ़ा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत ही बेसिक फिजिक्स है यहाँ पे कि इस दूरी को अगर कवर करने के लिए जो है एक पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे मैं टाइम को बोल सकता हूँ कि टाइम विल बी स्पीड अपॉन डिस्टेंस, यानी कि कह सकते हैं स्पीड अपॉन डिस्टेंस। स्पीड को मैंने v माना है और डिस्टेंस को माना है l, और ये है बेसिक सा टाइम। ये बेसिक फिजिक्स का फॉर्मूला है। थोड़ा सा और फिजिक्स को साथ है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो चार्ज मॉलिक्यूल्स है, और इस चार्ज मॉलिक्यूल पहले एक्साइटेड तो थे, पहले मूव तो कर भी रहे थे। पहले जो है इनमें वो काइनेटिक एनर्जी जो आई होगी वो कहीं ना कहीं जो है एक पोटेंशियल एनर्जी से आई है। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? दैट इज Q into E। ये जो फोर्स लग रहा होगा वो Q into E के फॉर्म में होगा, और कहीं ना कहीं Q को हम Z भी लिखते हैं। Q जो है वो चार्ज होता है, या जो है Z को भी चार्ज बोला जाता है, तो मैं Z into E लेके चल रहा हूँ। तो ये जो फोर्स है यही बेसिक तौर पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो है एक बेसिक सा मैकेनिज्म आप शो करते हो कि Z into V पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि कोई भी चार्ज पार्टिकल माल्डी या टॉफ की जो बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की जो बात करते हैं, उसमें ही चर्चा करें। अगर आपके पास इस तरीके से मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के साथ आपने इस तरीके से जो है सैंपल को शो किया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेजर पड़ा और जो है आयोनाइजेशन को आपने। अब इस आयोनाइजेशन को कहाँ पहुंचना है? डिटेक्टर की प्लेट पे। यहाँ पे मैंने डिटेक्टर शो किया, ये कुछ एक्सेलरेटिंग प्लेट्स को जो है शो कर रहा था। अब ये जो डिस्टेंस मैंने यहाँ से यहाँ तक शो किया था वो कितना था? वो था एल बेसिक। ठीक है, अब मैंने कुछ आपको फॉर्मूला बता रखा था, वो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूले के तौर पे जो है टाइम ऑफ फ्लाइट जो था वो बेसिक तौर पे टी था, और वो था वेलोसिटी अपॉन जो है वो डिस्टेंस, ये था ना, v अपॉन एल, या एल अपॉन वी होगा, दूरी बटे चाल, एल अपॉन वी होगा ना भाई। डिस्टेंस अपॉन टाइम है। देखो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? स्पीड अपॉन डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना, तो वही तो मैंने लिखा है कि ये जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एल अपॉन वी होगा। इतनी बात क्लियर है? अब मैंने क्या बोला कि देखो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो काइनेटिक एनर्जी में होगा। मान लो कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने बोला कैपिटल वी, ये देखो स्मॉल वी बोला हूँ, ये स्मॉल वी कैपिटल वी, पोटेंशियल डिफरेंस को शो किया। अब कहीं ना कहीं जो है इन पे जो चार्ज होगा, मैंने उस चार्ज को शो किया है, इस पार्टिकल्स पे जो चार्ज है उसको शो किया जेड। तो जो पोटेंशियल एनर्जी मैं यहाँ शो करूंगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी वो होता है दैट जेड इनटू वी। यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। बेसिक सी कहानी है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जो है आप देखो तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एम बाई जेड, जेड को इधर भेजो और बाकी वैल्यू को इधर भेजो, तो एम बाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो या आप इसको जो है कहीं ना कहीं एम बाई जेड इस तरीके से रखो, ठीक है। इस इक्वेशन में जो है आप वी स्क्वायर को एक साइड रखो, और इसको जब भेजोगे तो ये हो जाएगा 2zv डिवाइडेड बाई m, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये लिख सकता हूँ मैं इस इक्वेशन में, इसको और इसको देखो, ठीक है, ये बन गया मेरे पास।
अब इस इक्वेशन में मैं v स्क्वायर की वैल्यू लिख सकता हूँ ना, v की वैल्यू क्या होती है, दैट इज यहाँ पे v की वैल्यू में देखो तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी l अपॉन t, ठीक है। तो 2z v इज इक्वल टू m, ये डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू v स्क्वायर है, तो ये l स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, क्योंकि ये v स्क्वायर है, v नहीं है सिर्फ, तो इसलिए l स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉड्यूलेट करो, जब और मॉड्यूलेट करोगे तो इट विल बी लाइक, देखो t स्क्वायर को अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में सब कुछ लाना चाह रहा हूँ तो t स्क्वायर जो हो जाएगा, ये ऊपर कर दिया मैंने, जब ये ऊपर होगा तो कहीं ना कहीं बेसिक तौर पे आपके पास m को इधर भेजो, ठीक है, m इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2zv। अब कई लोगों को 2 और z में जो है कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं 2 को ऐसे लिख रहा हूँ और z को ऐसे लिख रहा हूँ, ये 2zv हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया ना, क्रॉस आपने किया है ऐसे ऐसे, ये कर दिया आपने। अब t को कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए अंडर रूट लोगे, तो अंडर रूट आपने लिया तो देखो अंडर रूट लोगे तो एल स्क्वायर है, एल तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर क्या हो जाएगा, अंदर जो हो जाएगा m अपॉन 2 इंटू z इंटू v। अब इस इक्वेशन में देखो लेंथ जो होगा, आपको पता है कि लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये जितना है वो हर इंस्ट्रूमेंट के लिए सेम है, अलग अलग तो वैरी नहीं कर रहा है, सभी पार्टिकल के लिए सेम है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी सभी पार्टिकल के लिए सेम है, ठीक है। अब बचा क्या, तो कहीं ना कहीं t को ही मैंने बोला था दिस इज अ टाइम ऑफ लाइट, और वो कहीं ना कहीं देखो m बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ क्या, इस इक्वेशन में जो है टाइम ऑफ लाइट जो है वो कहीं ना कहीं आपको m बाई जेड के प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है। क्यों प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है, क्योंकि ये देख रहे हैं, ये है फिजिक्स, ये प्रूव कर दिया आपने कि टाइम ऑफ लाइट जो है m बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे, कुछ ज्यादा नहीं है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। समझ में आ गया कि हाउ द टाइम ऑफ लाइट वर्क्स विद द फिजिक्स, फिजिक्स के साथ कैसे वर्क करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बांडिट ऑफ आपको मैंने एक्सपेरिमेंटली भी मतलब डायग्राम के थ्रू समझाया, थ्योरेटिकली भी समझा दिया, उसका जो है बेसिक कहानी आपको क्लियर होगी। एक आयोनाइजेशन की जो टेक्निक है उसके ऊपर भी जरा देख लेते हैं, दैट इज ESI। मैंने आपको आयोनाइजेशन में 4 टेक्निक अभी तक बता दिया हूँ, ये 5वीं टेक्निक है। पहली टेक्निक बताया था इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, जहाँ पे फिलामेंट इलेक्ट्रॉन को जनरेट करा था। दूसरा मैंने बताया था केमिकल जो है आयोनाइजेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन से केमिकल किसी रिएजेंट गैस को आयोनाइज करते थे, वो रिएजेंट गैस प्राइमरी आयन कन्वर्ट करता था, वो प्राइमरी आयन जो है हमारे एनालाइट को आयोनाइज करता था। तीसरा था फास्ट एटम बम्बार्डमेंट, जिसमें हमने बेसिक तौर पे अपने सैंपल को जो है एक लिक्विड में डिसॉल्व करके रखा था, और कुछ आर्गन और जीनॉन जैसे हाईली एनर्जी एटम्स को हमने फास्ट बम्बार्डमेंट किया, जिससे कि वहां पे एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होता है और आयोनाइज हो जाता है। चौथा हमने बताया मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन, जहां पे हम सैंपल को एक मैट्रिक्स से असिस्ट करते हैं, वो मैट्रिक्स जो है वो बेंजोइक एसिड या सिनेमिक एसिड का बना हो सकता है। मेटल प्लेट पे हम असिस्ट करने के बाद लेजर देते हैं, जिससे हमारा सैंपल डिसॉर्प्शन शो करता है, पहले रिमूव होता है, और फिर ड्यू टू द हाई एनर्जी ऑफ लेजर या इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होकर हमारा सैंपल जो है वो आयोनाइज करता है, ठीक। एंड इसके बाद जो है फिफ्थ जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ वो है इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइजेशन। ये भी जो है कभी कभी पूछा जाता है, क्या है इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइजेशन। आपने कभी होली खेली है, ठीक है। होली में जो है एक बचपन में पता नहीं खेला होगा कि नहीं खेला होगा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, ठीक है। तो अब जो है रघुवीरा अवध में होली खेलते हैं, आप लोग जहां भी होंगे वहां पे होली खेलेंगे। होली में बहुत ही प्रचलन है पिचकारी का, ठीक है। एक्चुअली उसी कॉन्सेप्ट को जो है नोजल स्प्रे के तौर पे यूज किया जाता है। आजकल तो गमले वगैरह में पानी स्प्रे करने के लिए, कभी अगर गाड़ी धुलवाने जाए तो वहां पे आपने देखा होगा कि एकदम छोटा सा नोजल होता है जिससे बहुत प्रेशर से पानी निकलता है, ठीक है। कार वॉश करवाने जाए, बाइक वॉश करवाने जाए, तो वो जो नोजल है वैसा बनाया जाता है कि एकदम प्रेशर से पानी निकलता है, वो धुल देता है। तो वो नोजल वाला काम यहाँ पे होगा, स्प्रे करना है आपको, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे स्प्रे किया जाएगा, दैट्स द बेसिक लॉजिक। तो इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइजेशन, द एनालाइट सॉल्यूशन एंटर्स इन द आयोनाइजेशन चेंबर, उसको आयोनाइजेशन चेंबर में भरिए, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मेंटेन करिए, और उसके फाइन कैपिलरीज के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन को उस पे स्प्रे करिए। कैसे देखेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन स्प्रे करने का फ्लो रेट होता है 1 to 20 माइक्रो लीटर पर मिनट के तौर पे जो है वो शो किया जाता है। तो 1 से 20 माइक्रो लीटर पर मिनट के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है लगभग वो 3 से 6 किलो वोल्ट के आसपास अप्लाई करते हैं, जिसकी बिटवीन द कैपिलरी एंड द काउंटर इलेक्ट्रोड, जो कि लगभग 0.3 to 2 सेंटीमीटर अवे होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड द सेम सैंपल ड्रॉपलेट्स अपीयरिंग एट द कैपिलरी एंड एक्यूमुलेट द लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस विल क्रिएट द चार्जेस, उसकी वजह से एक आपको चार्जेस देखने को मिलते हैं एट द एंड ऑफ कैपिलरी, और फिर आप उसको स्प्रे करते हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपिलरी इज अबव द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, अगर कैपिलरी का जो वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, तो द ड्रॉप विल बी डिस्पर्स्ड इनटू द वेरी फाइन स्प्रे। जो ड्रॉप होंगे, जो निकलेंगे उस कैपिलरी से, वो बहुत ही फाइन स्प्रे के तौर पे निकलेगा, और अगर वो कम होगा तो फाइन स्प्रे के तौर पे वो नहीं निकलेगा। बेसिक सा कहानी क्या है, जरा सा इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सी है, कहना क्या चाह रहे हैं, ये है आपका एक स्प्रे निडल, और इसके दौरान जो है आप जिस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं वो 3 से 6 किलो वोल्ट, बहुत ही बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है, थोड़ा बहुत नहीं। यहाँ पे सैंपल सोल्यूशन, ये आप कभी कभी ड्राई नाइट्रोजन को भी यूज करते हैं, ये सैंपल सोल्यूशन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक नोजल है, मतलब जैसे एकदम सिंपल नोजल के तौर पे इस कैपिलरी और इसके बाहर जो आपके पास स्प्रे नीडल है और बाहर एक जो कैपिलरी को शो कर रहा है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को शो किया जाए। अब जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को शो करते हैं तो ड्यू टू दैट देयर शुड बी चार्जेस, यहाँ पे जो है वो चार्जेस अपीयर हो गए। अब जब चार्जेस जो अपीयर हो रहे हैं, इसको बोला जाता है टेलर कोन, बहुत ही फाइन है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कैपिलरी का पोटेंशियल डिफरेंस है आपको थ्रेशोल्ड से ज्यादा रखना है। थ्रेशोल्ड बोले तो अगर 3 से 6 बोला जा रहा है तो इससे ज्यादा ही रखिए, जो भी आपके सैंपल के लिए है। तो क्या होता है
कि जैसे ही आपने इसको रखा तो डिफरेंसेस की वजह से ये जो पर्टिकुलरली सैंपल्स है, ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो निकलेंगे यहाँ से, नोजल से, थोड़ा-सा वहाँ पे स्पेस होता है। तो यहाँ पे एक